नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। शुरुआत हेडलाइन से। आगामी लोकसभा चुनाव में 2014 से भी ज्यादा सीटें जीतने का बीजेपी ने लिया संकल्प। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अध्यक्ष अमित शाह का संबोधन। कार्यकर्ताओं से विपक्षी एकता के झूठ का पर्दाफाश करने का आह्वान। प्रदूषण से निपटने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों और स्वच्छ ईंधन पर सरकार का जोर। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, 50,000 पेट्रोल और गैस पंपों पर इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने की योजना पर काम जारी। पेट्रोल और डीजल कीमतें बढ़ने के लिए बाहरी कारकों को बताया जिम्मेदार। हिंदू दर्शन में है दुनिया की कई समस्याओं का समाधान। शिकागो में चल रहे दूसरे विश्व हिंदू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में पढ़ा गया प्रधानमंत्री का लिखित संदेश। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की हिंदू समुदाय से एकजुट होकर मानव कल्याण के लिए काम करने की अपील। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू सम्मेलन को रविवार को करेंगे संबोधित। बेंगलुरु में ही होगा एरो इंडिया का आयोजन। रक्षा मंत्रालय का बयान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ में कराने का किया था अनुरोध। कर्नाटक के राजनीतिक दलों ने किया था विरोध। और विश्व कप निशानेबाजी में अंकुर मित्तल ने रचा इतिहास। डबल ट्रैप शूटिंग में गोल्ड मेडल जीतने वाले बने पहले भारतीय। 5वें टेस्ट की पहली पारी में इंग्लैंड ने बनाए 332 रन। और सबसे पहले बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से जुड़ी खबर। राजधानी दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू हो गई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, लालकृष्ण आडवाणी के अलावा बीजेपी और इससे जुड़े संगठन के अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने देश भर से आए पार्टी पदाधिकारियों को अजय बीजेपी का मंत्र देते हुए कहा कि 2019 में पार्टी को 2014 के मुकाबले अधिक बहुमत से विजयी बनाना है। उन्होंने संगठन को मजबूत बनाने, सरकार की विकास योजनाओं को लागू करने में तेजी लाने और उसका प्रचार प्रसार जनता तक पहुंचाने के साथ ही चुनाव की तैयारी बूथ स्तर तक करने पर जोर दिया। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने अविश्वास मत का प्रस्ताव जनता को गुमराह करने के लिए लाया। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति है मेक इन इंडिया, जबकि कांग्रेस की नीति है ब्रेक इन इंडिया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के बाद पहली बार हो रही बीजेपी की सर्वोच्च बैठक में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर विशेष रूप से याद किया गया। इन महागठबंधन में जो भी पार्टियां आ रहे हैं उन हर एक के साथ बीजेपी लड़ करके जीत कर भी आए 2014 के बाद भी। ऐसे एक पार्टी भी नहीं है उसमें जिसके साथ बीजेपी का आमना सामना नहीं हुई और हम उससे भी जीत कर निकले। इसीलिए महागठबंधन इज नथिंग विच इज गोइंग टू बी मेकिंग अ डिफरेंस। और सभी कार्यकर्ताओं को ये भी आदेश दिए कि ये महागठबंधन का झूठ को जनता के सामने रखना चाहिए, स्पष्ट जाना चाहिए ये मैसेज कि महागठबंधन इतना फॉल्स आधारित, झूठ आधारित एक गठबंधन है जिससे हमें कुछ ये नहीं है, परवाह नहीं है। भारत में ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों और वैकल्पिक ईंधन तकनीक पर एक नीति लाएगी। दिल्ली के विज्ञान भवन में ई मोबिलिटी पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्र सरकार ने इसे भारत में तेजी से विकसित करने पर जोर दिया। देश में पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए सरकार जल्द ही स्वच्छ और किफायती ई मोबिलिटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू करने वाली है।
केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वैश्विक ई मोबिलिटी सम्मेलन 2018 में कहा कि वैश्विक रुझानों के बदलने के बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल की खपत सालाना 5% की दर से बढ़ रही है। प्रदूषण कम करने के लिए देश में अभी भी उच्च परिष्कृत क्षमताओं वाली रिफाइनरियों की जरूरत है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत साल 2020 तक BS4 से BS6 मानकों तक पहुंच जाएगा। Apart from our conventional solarization program, India, our public sector companies are holding more than 50,000 gas stations in the country. In a massive strategy, we are putting rooftop solar panels in all petrol bunks in the country. India is committed for a cleaner and green fuel network. आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि दुनिया पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर बढ़ रही है। भारत भी अपनी बढ़ती शहरी आबादी को देखते हुए इस दिशा में अपनी नीतियां बना रहा है। India is a sui generis case. We are dealing with urbanization of 600 million people by 2030, which means our public transport approach has to just get it right. I think we are on the way to getting there. There are hurdles on the way, specifically when you're setting up a metro, you have to do land acquisition, but the good news is, I think the Metro Act and the Metro Policy of 2017, revised Metro Policy, are making our task easier. नीति आयोग की पहल पर आयोजित सम्मेलन के दूसरे और आखिरी दिन सस्टेनेबल मोबिलिटी और सार्वजनिक परिवहन में शेयरिंग और कनेक्टिविटी पर मंथन हुआ। इसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर के प्रतिनिधियों ने भी प्रेजेंटेशन दिया और सरकार को सहयोग का वादा किया। इससे पहले शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले विश्व मोबिलिटी शिखर सम्मेलन मूव का उद्घाटन किया था। इस मौके पर उन्होंने कहा था कि प्रदूषण और सड़कों के जाम से निपटने के लिए अब समय सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहनों का है। इस सम्मेलन में कई केंद्रीय मंत्रियों ने मोबिलिटी पर अलग अलग सत्रों में चर्चा की। इसके अलावा दुनिया के अलग अलग देशों के विशेषज्ञों ने भी अपनी बात रखी। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि डॉलर के मजबूत होने और कच्चे तेल का उत्पादन नहीं बढ़ने से देश में ईंधन की कीमतों पर असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कच्चा तेल अधिकतर डॉलर में खरीदा जाता है, इसलिए डॉलर के मजबूत होने से कच्चा तेल महंगा हो रहा है। साथ ही पेट्रोल निर्यात देशों की संस्था ओपेक ने जुलाई से कच्चे तेल का उत्पादन 10 लाख बैरल बढ़ाने का आश्वासन दिया था, लेकिन जुलाई और अगस्त में उत्पादन में खास बढ़ोतरी नहीं हुई। पेट्रोलियम मंत्री का बयान ऐसे वक्त में आया है जब दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 80 रुपए से ऊपर चली गई है। वहीं डीजल की कीमत भी 72 रुपए प्रति लीटर से अधिक हो गई है। OPEC has assured world community from July 1st they will be producing 1 million metric ton, 1 million barrel per day. Additional production will be there. If we go by the July and August statistics, that target is not complied by OPEC countries. That apart, certain issues of Iran, Venezuela and crisis in Turkey is creating pressure on oil production. देश में उच्च शिक्षण संस्थानों के जल्द मूल्यांकन और मान्यता देने के लिए IIT और IIM को राष्ट्रीय आकलन और मान्यता परिषद यानी कि NAAC और नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन यानी कि NBA जैसे आधिकारिक एजेंसियों के साथ शामिल किया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि NAAC और NBA का विस्तार किया जाएगा। मूल्यांकन और मान्यता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय प्रबंधन संस्थान भी मदद करेंगे। ये संस्थान मान्यता देने वाली एक एजेंसी बना सकते हैं। देश में फिलहाल NAAC और NBA से सिर्फ 15% उच्च शिक्षण संस्थानों को ही मान्यता मिली हुई है। अभी NAAC और NBA 2 एजेंसीज हैं, लेकिन उनका भी हम विस्तार करने जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ महत्वपूर्ण यह है कि इन संस्थाओं के अन्य भी दूसरी भी संस्थान कैसे आएंगे, तो हमने IITs को, IIMs को सबको कहा है कि आप एक समुच्चय इकट्ठा आकर आप भी एक तैयार करिए एजेंसी, तो उसका हम उपयोग कर सकते हैं और सभी इंस्टीट्यूट का
जल्दी एक्रेडिटेशन हो सकता है। एरो इंडिया का आयोजन बेंगलुरु में ही होगा। रक्षा मंत्रालय ने आज इसका ऐलान किया। शो का आयोजन अगले साल 20 से 24 फरवरी के बीच होगा। पिछले महीने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण से एरो इंडिया शो लखनऊ में कराने का अनुरोध किया था। कर्नाटक की कई राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया। रक्षा मंत्रालय ने यह बताया कि 5 दिन के इस शो में एरोस्पेस उद्योग की दिग्गज वैश्विक कंपनियां हिस्सा लेंगी। एरो इंडिया की शुरुआत 1996 में हुई थी। तब से इसका आयोजन बेंगलुरु में ही हो रहा है। इसे एशिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस प्रदर्शनी माना जाता है। देश में सरकार की ओर से संचालित हवाई अड्डों पर एमआरपी पर चाय, पानी और दूसरी चीजें मिलेंगी। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण ने आज इसकी घोषणा की। प्राधिकरण ने हवाई अड्डों पर ऐसी दुकानें खोलने का फैसला किया है। दरअसल चाय, पानी और दूसरी चीजें एमआरपी से ज्यादा कीमत पर मिलने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। ये मसला संसद में भी कुछ सांसदों ने उठाया था। ये सुविधा देश के 90 से अधिक एयरपोर्ट्स पर मिलेगी। हालांकि निजी कंपनियों की ओर से संचालित दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के हवाई अड्डों पर यह सुविधा नहीं होगी। भारत में एयर पैसेंजर ट्रैफिक लगातार बढ़ रहा है। जुलाई में हवाई यात्रा करने वाली यात्रियों की संख्या में 21% का इजाफा हुआ। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इस साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। इनोवेशन, शैक्षिक उपलब्धियां, खेल, कला और संस्कृति, सामाजिक सेवा और बहादुरी के लिए बच्चों के नाम भेजे जा सकते हैं। नाम भेजने की आखिरी तारीख इस साल 30 सितंबर है। ये पुरस्कार राष्ट्रपति देते हैं। मंत्रालय ने बताया कि 2 श्रेणियों राष्ट्रीय बाल पुरस्कार और राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार के लिए आवेदन मांगे गए हैं। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए की नकद राशि, किताबों के लिए 10,000 रुपए का वाउचर, प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। वहीं राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए नकद, प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। मंत्रालय ने इस अवार्ड के लोगों के लिए डिजाइन प्रतियोगिता भी शुरू कर दी है। और आइए यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। घटम, प्राचीन दक्षिण भारतीय ताल वाद्य। जब बजता है तो सृष्टि के 5 तत्वों धरा, जल, वायु, अग्नि और आकाश के स्वर को इसकी धुन में किया जा सकता है महसूस। घटम पर उंगलियों और हथेली के थाप से उत्पन्न हुई स्वर तरंग पैदा करती है अद्भुत ताल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात अमेरिका के शिकागो में चल रहे दूसरे विश्व हिंदू सम्मेलन की। अमेरिका के शिकागो में हो रहे विश्व हिंदू सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। शुक्रवार को दूसरे विश्व हिंदू सम्मेलन शुरू हुआ है। उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री का लिखित संदेश पढ़ा गया। संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि प्राचीन महाकाव्यों और शास्त्रों को डिजिटल स्वरूप में लाने से युवा पीढ़ी उनके साथ बेहतर तरीके से जुड़ सकेगी और ये आने वाली पीढ़ी के लिए महान सेवा होगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू समुदाय से एकजुट होकर मानव कल्याण के लिए काम करने की अपील की। शिकागो में 9 सितंबर तक चलने वाले विश्व हिंदू सम्मेलन की शुक्रवार को शुरुआत हो गई। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में 60 से ज्यादा देशों के करीब 2,500 प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरे विश्व हिंदू कांग्रेस को भेजे अपने संदेश में कहा कि हिंदू दर्शन के विभिन्न पहलू दुनिया के सामने पेश कई समस्याओं का हल दे सकते हैं। उन्होंने हिंदुत्व के विचारों से और लोगों को जोड़ने के लिए तकनीक के इस्तेमाल पर भी जोर दिया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री का संदेश प्रतिष्ठित भारतीय अमेरिकी भारत बराई ने पढ़ा। Living in the era of technology, I particularly call upon the esteemed delegates of this conference
to think about ways in which technology can connect more and more people with the thoughts of Hinduism. This can include digitizing various treaties and our ancient epics, and even using more imagery that can deepen their connect with the younger generation. This would be a great service for the coming generations. दूसरे विश्व हिंदू सम्मेलन को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी संबोधित किया। हिंदू समुदाय से एकजुट होकर मानव कल्याण के लिए काम करने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि आज हिंदू समाज में प्रतिभावान लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। I think even today the Hindu society is the society which has largest number of meritorious persons in every aspect of life today, all over the world. So we have that capacity, but for that we have to work together. शिकागो में हो रहे दूसरे विश्व हिंदू सम्मेलन का थीम सुमंत्रिते सुविक्रांते यानी सामूहिक रूप से चिंतन करें, वीरता पूर्वक हासिल करें रखा गया है। धर्म और इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के अलावा इसमें आर्थिक, शैक्षणिक, मीडिया, सांगठनिक, राजनीतिक, महिलाओं और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर भी सत्र रखा गया है। सम्मेलन के दौरान वैश्विक हिंदू समुदाय के मूल्यों, रचनात्मकता और उद्यमी भावना को भी प्रदर्शित किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 1893 में स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक शिकागो भाषण की 125वीं वर्षगांठ के मौके पर शिकागो में दूसरे विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया है। 3 दिन तक चलने वाले दूसरे विश्व हिंदू सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू अमेरिका के 2 दिन की यात्रा पर हैं। उपराष्ट्रपति आज शिकागो पहुंचेंगे और रविवार को शिकागो में विश्व हिंदू सम्मेलन को संबोधित करेंगे। यतो धर्मस्ततो जयः, यानी जहां धर्म है वहीं विजय है। इस ध्येय वाक्य को ध्यान में रखते हुए दूसरा विश्व हिंदू सम्मेलन अमेरिका के शिकागो में चल रहा है। इस वैश्विक सम्मेलन का आयोजन 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक भाषण की 125वीं वर्षगांठ के मौके पर किया गया है। 3 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और दलाई लामा समेत दुनिया के कई देशों से धर्म, राजनीति और उद्योग जगत समेत विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी अनेक हस्तियां हिस्सा ले रही हैं। शिकागो में 7 सितंबर से 9 सितंबर तक होने वाले इस दूसरे विश्व हिंदू सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 2 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। उपराष्ट्रपति ग्रेटर शिकागो में अमेरिका के 14 तेलुगु संघों की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। इसमें अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोग शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू रविवार को दूसरे विश्व हिंदू सम्मेलन को संबोधित करेंगे। रविवार शाम को वो भारतीय समुदाय की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। स्वामी विवेकानंद ने 125 साल पहले 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म महासभा में ही अपना प्रख्यात भाषण दिया था। उनके पहले ही वाक्य मेरे अमेरिका में रहने वाले भाइयों और बहनों ने वहां की जनता को सम्मोहित कर लिया था। Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome. इस भाषण में उन्होंने भारतीय दर्शन को दुनिया के सामने सशक्त तरीके से रखा। इसके बाद से दुनिया में भारतीय दर्शन और धर्म को लेकर उसके दृष्टिकोण को एक नई पहचान मिली। पहला विश्व हिंदू सम्मेलन 21 से 23 नवंबर 2014 को नई दिल्ली में हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
और आज विश्व साक्षरता दिवस है। विश्व में शिक्षा और साक्षरता की जागरूकता फैलाने के लिए इसे हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व की आधे से ज्यादा समस्याओं की जड़ अशिक्षा है, इसलिए 1966 में यूनेस्को ने शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने और विश्व भर के लोगों का इस तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए हर साल 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाने का निर्णय लिया। उपराष्ट्रपति ने विश्व साक्षरता दिवस के अवसर पर तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, पुष्पगिरी जैसे महान विश्वविद्यालयों, गुरुकुल और बौद्ध विहारों के प्राचीन राष्ट्र को पुनः विश्व गुरु बनाने का संकल्प लेने को कहा है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक पुलिस पिकेट पर हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने लश्कर के एक आतंकी को जवाबी कार्रवाई के दौरान मार गिराया। मारे गए आतंकी की पहचान बिलाल अहमद के रूप में की गई है। पुलिस के मुताबिक बिलाल पिछले कई दिनों से आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम कर रहा था और वो पूर्व में भी कुछ आतंकी वारदातों की साजिश में शामिल था। आतंकी के पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। आसपास के तमाम इलाकों में सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की टीमों ने गहन तलाशी अभियान चलाकर दूसरे हमलावरों की तलाश की। संयुक्त राष्ट्र की पोस्टल एजेंसी दिवाली के उत्सव पर अगले महीने विशेष डाक टिकटें जारी करेगी। संयुक्त राष्ट्र पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन भारतीय उत्सव मनाने के लिए 19 अक्टूबर को न्यूयॉर्क विशेष कार्यक्रम शीट जारी करेगा। एजेंसी ने यह कहा है कि दीपावली आनंद और प्रकाश का लोकप्रिय उत्सव है, जिसे कई धर्मों के लोग भारत और दुनिया भर में मनाते हैं। एजेंसी की ओर से जारी की जाने वाली $1.15 मूल्य की शीट में 10 डाक टिकटें हैं, जिसमें प्रकाश उत्सव की झलक है और सांकेतिक तौर पर दिए भी हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने इस घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने इसे अगले महीने आ रही संयुक्त राष्ट्र की डाक टिकटों के रूप में दिवाली का अच्छा तोहफा बताया। अमेरिका की डाक सेवा ने अक्टूबर 2016 में दिवाली उत्सव के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत और चीन जैसे विकासशील देशों को मिलने वाली सब्सिडी खत्म करना चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अमेरिका को भी विकासशील देश मानते हैं और चाहते हैं कि किसी भी देश की तुलना में अमेरिका अन्य देशों के मुकाबले में ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़े। फार्गो सिटी ऑफ नॉर्थ डकोटा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विश्व व्यापार संगठन पर चीन को बड़ी आर्थिक शक्ति बनने देने का आरोप लगाया। अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से भारी भरकम शुल्क लगाने के बावजूद अमेरिका के साथ चीन का व्यापार अधिशेष अगस्त में बढ़कर $31 अरब के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। पिछले वर्ष अगस्त की तुलना में इसमें 18.7% की वृद्धि दर्ज की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से चीन से आयातित सभी वस्तुओं पर शुल्क लगाने की धमकी के बाद ये आंकड़े जारी हुए। अमेरिका को चीन का निर्यात अगस्त में बढ़कर $44.4 अरब हो गया। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि से 13.2% अधिक है। इस दौरान अमेरिका से आयात $13.3 अरब रहा। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि से महज 2% अधिक है। विश्व की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच महीनों से व्यापार के मोर्चे पर जंग जारी है। और इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आयात पर और टैरिफ लगाने की धमकी दी है। अगर ऐसा हुआ तो दोनों देशों के बीच कारोबारी रिश्तों में तल्खी और बढ़ जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि $267 अरब के चाइनीज इंपोर्ट पर टैरिफ लगाने के लिए वो तैयार हैं। अमेरिका के इस फैसले से अमेरिकी कारोबारियों और कंज्यूमर्स के लिए कई उत्पादों की लागत बढ़ सकती है। अगर ट्रंप की ओर से ये कार्रवाई की जाती है तो ये अमेरिका के चीन पर की जाने वाली अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि वो हैंडबैग्स से लेकर बाइसिकल टायर तक $200 अरब से ज्यादा के इंपोर्ट पर टैरिफ लगाना चाहते हैं। इससे पहले अमेरिका $50 अरब के इंपोर्ट पर टैरिफ लगा चुका है, जिसकी प्रतिक्रिया में चीन ने भी समान इंपोर्ट पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। ट्रंप का कहना है कि वह जल्द ही $267 अरब के उत्पादों पर टैरिफ लगाने की तैयारी में है। ट्रंप का यह मानना है कि इससे कारोबार की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। ट्रंप का मानना है कि चीन साइबर थेफ्ट जैसी
तिकड़मों के सहारे अमेरिका की टेक्नोलॉजी सुप्रीमेसी को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप चीन के साथ अमेरिका के व्यापार असंतुलन को कम करना चाहते हैं। ट्रंप का कहना है कि ट्रेड गैप कम होने से अमेरिका में नए रोजगार पैदा होंगे। और नेपाल में आज एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला यात्री को बचा लिया गया है। हेलीकॉप्टर का मलबा नवाकोट जिले में जंगलों में मिला। हेलीकॉप्टर ने काठमांडू से उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद ये लापता हो गया। माना यह जा रहा है कि खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर में आग लगी। और जापान के उत्तरी होक्काइडो द्वीप पर आए भूकंप से मरने वालों की तादाद 35 हो गई है। जापान में गुरुवार को आए 6.7 तीव्रता वाले भूकंप ने भारी तबाही मचाई। भूकंप के बाद आए भूस्खलन से घरों को काफी नुकसान पहुंचा। होक्काइडो में बिजली और परिवहन सेवा प्रभावित हुई। स्थानीय बसों और बुलेट ट्रेन सेवा को रोक दिया गया है। जापान सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक 40,000 के करीब पुलिस कर्मी और राहत कर्मी बचाव के काम में जुटे हैं और 75 हेलीकॉप्टर को भी मदद के काम में लगाया गया है। दक्षिण कोरिया की चांगवोन में हो रहे विश्व कप निशानेबाजी में भारतीय खिलाड़ियों का बेहतर प्रदर्शन जारी है। निशानेबाज अंकुर मित्तल ने डबल ट्रैप शूटिंग में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। वो विश्व चैंपियनशिप में डबल ट्रैप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। चीन के खिलाड़ी यांग यांग को पीछे छोड़ते हुए अंकुर मित्तल ने स्वर्ण पर निशाना साधा। उन्होंने 140 का स्कोर करते हुए गोल्ड मेडल पर निशाना साधा। इसके अलावा अंकुर मित्तल ने मोहम्मद असब और शार्दुल विहान के साथ मिलकर टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल भी हासिल किया। टीम इवेंट में इन तीनों ने 409 पॉइंट का स्कोर किया। विश्व कप में 7 दिन के बाद भारत के 20 पदक हो गए, जिसमें 7 स्वर्ण, 7 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही फिलहाल भारत कोरिया से पीछे होकर दूसरे नंबर पर है, जबकि चीन तीसरे नंबर पर है। अंकुर मित्तल ऐसे निशानेबाज बन गए हैं जो नेशनल, एशियन और वर्ल्ड तीनों रैंकिंग में एक साथ पहले नंबर पर जगह बनाए हुए हैं। इससे पहले अंकुर सितंबर 2017 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में डबल ट्रैप में देश के लिए रजत पदक जीतकर इतिहास रच चुके हैं। इस वक्त तक वर्ल्ड चैंपियनशिप में देश का कोई भी शूटर डबल ट्रैप राइफल में रजत पदक नहीं जीत सका था। और ओवल टेस्ट की पहली पारी में भारत की शुरुआत खराब हुई है। 6 रन पर शिखर धवन स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंद पर एलबीडब्ल्यू होकर पवेलियन लौट चुके हैं। भारत ने अब तक 17 रन बनाए। क्रीज पर फिलहाल केएल राहुल और चेतेश्वर पुजारा हैं। इससे पहले इंग्लैंड पहली पारी में 332 रन बनाए। पहले दिन 7 विकेट गिरने के बाद अंग्रेजी बल्लेबाजों ने दूसरे दिन शानदार खेल दिखाया। एलिस्टर कुक और मोइन अली के अर्धशतकों के बाद जेएस बटलर ने इंग्लैंड की पारी को संभाला और 89 रन की शानदार पारी खेली। निचले क्रम में स्टुअर्ट ब्रॉड ने 38 रन बनाए। भारत की ओर से रविंद्र जडेजा सबसे सफल गेंदबाज रहे। जडेजा ने 79 रन देकर 4 विकेट चटकाए। और यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच और नडाल जुआन मार्टिन डेल पोट्रो के बीच फाइनल मुकाबला होगा। वहीं महिला एकल के फाइनल में सेरेना विलियम्स और नाओमी ओसाका की भिड़ंत होगी। मौजूदा चैंपियन और विश्व नंबर 1 राफेल नडाल घुटने की चोट की वजह से यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। नडाल जुआन मार्टिन डेल पोट्रो के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले से ट्राई होने के बाद फाइनल में पहुंचने में नाकाम रहे। डेल पोट्रो 6-7, 2-6 से पिछड़ने के बाद दूसरे सेट के आखिर में नडाल रिटायर हो गए। इस साल में ये दूसरा मौका है जब नडाल किसी ग्रैंड स्लैम से रिटायर हुए। पुरुष एकल का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला के निशिकोई से हुआ, जिसमें जोकोविच ने निशिकोई को 6-3, 6-4, 6-2 से हराया। वहीं महिला एकल की फाइनल सेरेना विलियम्स और नाओमी ओसाका के बीच खेला जाएगा। सेरेना 24वें ग्रैंड स्लैम के लिए खेलेंगी। वहीं ओसाका यूएस ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली पहली जापानी खिलाड़ी हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।